डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और जो कुछ कश्मीर में मोदी ने किया उस पर हम दिनों और घंटों से गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसके लिए हमारी पार्लियामेंट का इजलास हुआ, मुश्तरका इजलास। लेकिन आपने देखा कि बदकिस्मती से इस इजलास में कश्मीर का मसला तो पस मंज़र में चला गया, और ग़ालिबन 2 या 3 दिन जो इजलास रहा है और 100-150 से ज़्यादा तकरीरें हुई हैं, उसमें हुकूमत और अपोजिशन किस तरह एक दूसरे से दस्ते गुरेबां हुए, किस तरह एक दूसरे के उन्होंने बखिए उधेड़े। यानी ये सारा सालों साल ये होता रहा है, पास में भी होता रहा है, पिछले 1 साल से हो रहा है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि मोदी ने कश्मीर की तारीख़ में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कदम उठाया था, उस पर तो कम से कम सारी दुनिया को, जो हमारी स्क्रीनें देख रही थी, ये मैसेज जाता कि तमाम पाकिस्तानी, चाहे अपोजिशन में हो या हुकूमत में, चाहे मजहबी जमातें हों, चाहे सेकुलर या डेमोक्रेट या प्रोग्रेसिव, सब एक सफ़े पे हैं। अस्करी और सियासी और सिविलियन और मिलिट्री को तो कहा जाता है, लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ हमारी पार्लियामेंट में हुआ। और जब हमारी पार्लियामेंट में और हमारे मुंतखब नुमाइंदे और हमारी जो मैंने कहा हुकूमत और अपोजिशन के जो रहनुमा और कायदीन जो अपने को दावेदार हैं वो ये करें, तो हम किस तरह तवक्को रखें कि इस्लामी मुल्क हमारे लिए क्या करे, आलमी राय अम्मा हमारे लिए क्या किए। और अगर मैं तफसील में जाऊंगा तो आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये बेइज्जती क्यों है यूनाइटेड नेशन में और सलामती कौंसिल में और आलम इस्लाम में, कि जब हम खुद अपना मज़हका बना रहे हैं। मेरे साथ फ़ॉरेन मिनिस्टर साबिक़ शरीफ अली साहब हैं, कौमी बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बड़ी गहरी नज़र है। इसी तरह सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद अव्वल सरदार क़य्यूम ख़ान साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहली गोली चलाई थी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और फिर प्राइम मिनिस्टर भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे। सरदार अतीक साहब आप इजाज़त दें तो मैं सरदार आसिफ अली साहब से इसलिए मालूम करना चाहूँगा कि सियासत में भी गहरी नज़र है। सरदार साहब, आपको ये अफसोस नहीं हुआ कि जो इजलास कश्मीरियों से यकजहती के लिए, हिंदुस्तान पे दबाव डालने के लिए, और यानी जिसे कहते हैं कि हम एक बिल्ड करना चाह रहे थे राय अम्मा, जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में आपने देखा, आपको क्या अफसोस नहीं हुआ सरदार साहब ये देखकर? आसिफ अली साहब। जी मुजाहिद साहब, मेरे जज्बात भी वही हैं जो आपके हैं, मगर मैं इसके साथ ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट्स में अमूमन ऐसे सीन नज़र आते हैं जो हर दुनिया में हर जगह पे नज़र आते हैं, और इससे हमें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत है। देखना ये है कि पार्लियामेंट ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की है, उसमें तो कोई बेइत्तफाकी नहीं थी, डिसयूनिटी नहीं थी, और ये काफ़ी है। ये एक सिग्नल बिल्कुल ठीक गया है। और जो पाकिस्तान ने इस वक्त जो हमने पोजीशन अख्तियार की है इंडिया को इस सारे मामले में कन्फ्रंट करने की, नॉन मिलिट्री बल्कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे, इंटरनेशनल ट्रेड के और इकोनॉमिक रिलेशंस के हवाले से हमने उन्हें कन्फ्रंट किया है। इसके हमें कुछ ना कुछ उम्मीद है, कुछ रिजल्ट्स आएंगे, कुछ थोड़ी सी रीथिंकिंग हो सकता है दिल्ली में हो जाए। मगर बात यह है, हमें एक दो बातें बड़े तलखी से मुझे कहनी पड़ती हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है बात करने में, कि दुनिया इंसाफ पे नहीं चल रही, ना दुनिया सदाकत पे चलती है, सच्चाई पे भी नहीं चलती, ना कानून पे चलती है, मफादात पे चल रही है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं जिसका बार बार हम जिक्र करते हैं, तस्करे करते हैं, और उन्हीं से हम अपनी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, और कश्मीर के लोग भी उन्हीं से उम्मीदें रखते हैं। अब अगर उनकी वायलेशन हुई है, तो अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल जाएं, तो क्या हमें वो 5 परमानेंट मेंबर्स, उस वक्त 4 थे, चाइना नहीं था, तो क्या वो 4 परमानेंट और 5वां चाइना उन रेजोल्यूशंस के लिए हमें सपोर्ट करेगा कि उन रेजोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए? वो बैनुल अक़वामी लॉ है,
तो बड़ी बड़ी मायूसी से मुझे कहना पड़ता है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ हमें यूनानिमस मिल जाए, और जब तक 5 के 5 ना वोट दें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारे लिए बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं। सरदार साहब, माज़रत के साथ आपने जो मैंने थोड़ी सी मुझे लगा कि तल्ख नवाई हुई, लेकिन मैं जस्ट ज़रा अपने सरदार अतीक अहमद खान साहब आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि आप और फिर आपके वालिद ने पूरे 70 साल की तारीख़ में, ख़ासतौर पे 3 दहाइयों से आप भी देख रहे हैं, OIC में भी गए, गैर ममालिक भी गए, कश्मीरियों की कौज के लिए लड़ा भी, मुल्क के अंदर उनके बाहर भी। वो जो मैंने निशानदेही इसलिए की कि फिर हम जो यानी ये क्या नहीं हो सकता था, कम से कम ये जो हमने जो इजलास किए इन 3 दिन गालिबन जारी रहे 72 घंटे के दौरान, उसमें कम से कम इस तरह 10 गरेबा नहीं होते। और आप जब हम खुद इस मामले पर नहीं हैं तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे हुक्मरानों का दूसरा घर, जो मेरा इशारा है मुत्तहदा अरब इमारात पर, और एक बड़े मुतबर अखबार ने कोट किया है भारत उनके सिफारतकार को कि उन्होंने तो ये कहा है कि भारतीय इक़दाम का वो खैर मकदम करते हैं। सरदार अतीक साहब, जिस बात की तरफ आपने निशानदेही की है, बड़ा अच्छा मौका था कि पार्लियामेंट का ये मुश्तरका इजलास जो है ये एक निकाती एजेंडे पर हो रहा था, और हम घर के अंदर भी और बाहर भी सारी दुनिया को ये मैसेज देते कि हम इस वक्त कोई जमाती, इलाकाई, गिरोही, हुकूमत, अपोजिशन, गिरदो पेश का कोई मसला ज़ेर बहस नहीं ला रहे, और सब एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखे, एक मसले पर तवज्जो देते, एक यूनानिमस ओपिनियन बिल्डअप होती, एक राय, मुत्तफ़िका राय सामने आती, और उसके नतीजे में जो है वो हिंदुस्तान को भी एक मैसेज जाता। और फिर ख़ास तौर पर जिन ममालिक से आपको इमदाद चाहते हैं, जिन ममालिक से आप सफारती ताउन चाहते हैं, उन ममालिक को भी एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन इस पर मैं अब एग्रीव्ड फरीक हूँ। हमें एक तरफ जो है वो घर में भी अपने ख़राबियों पर पर्दा डाला होता है, और दूसरी तरफ सामने की सूरत हाल भी ऐसी है कि मकबूजा कश्मीर के हालात देख के खौफ आता है कि एक वक्त में हम कहते थे कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू है, इस वक्त मुजाहिद साहब सूरत हाल ये है कि वहाँ हर के ऊपर अलग से कर्फ्यू है कि हर 2-3 घरों के ऊपर बाहर एक खौफनाक किस्म का सिपाही है, और 8 लाख फ़ौज की मौजूदगी में 1.5 लाख फ़ौज और आ गई। ऐसे में यहाँ कामल यकजहती का मैसेज जाना चाहिए था, यहाँ थोड़ी सी मैग्नोनिमिटी का मुजाहरा करना चाहिए था, यहाँ ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए, टॉलरेंस का और एकोमोडेशन का मुजाहरा करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि सारी दुनिया को हम ऐसा मैसेज दें कि जिससे OIC कंट्रीज़ भी, अरब ममालिक भी, और जहाँ हमारा असर है वहाँ भी एक अच्छा पैगाम दें, ताकि हमें डिप्लोमेटिक फॉलोअप में आसानी हो। बल्कि इस वक्त एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान का ये जो कानून है जिसने बायलेटरल एग्रीमेंट सारे ख़राब कर दिए हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो वायलेट करने की कोशिश की है, तो इसको ठीक कर सकें। लेकिन आपके सामने है। सरदार साहब, एक तो बात तय है ना कि जो हिंदुस्तान के ज़ेर नगी कश्मीर है उनको बहरहाल, इवन मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की भी ज़रूरत नहीं है आपके ये जो, और ना आलम इस्लाम की और ना अक़वाम मुत्तहिदा की, जिन्होंने करारदातों और ज़बानी कलामी के अलावा कुछ कहा नहीं। वो जो मैंने सवाल उठाया था सरदार आसिफ साहब से, इसलिए कि आप सरदार आसिफ साहब कह रहे थे कि वो जो 5 सलामती कौंसिल के अरकान हैं शायद कोई वो भी साथ न दे, आप इसको ये देख के होता है। मैंने तो आपको एक दोस्त मुल्क का बताया, और वैसे भी हम समझते हैं कि असल तो जितनी बड़ी कुर्बानियाँ कश्मीरियों ने दी हैं उन्हें शायद हमारी करारदादों की हमदर्दी की ज़रूरत भी नहीं है उनकी। तो अब ख़ास तौर पर जुलाई 2016 के बाद जो एक वो दौर चला गया, ये जो हमारे यहाँ से भेजे हुए हिज़्ब और पता नहीं कौन कौन लश्कर जाते थे और उन्होंने जितना बड़ा नुकसान उस तहरीक को पहुँचाया आप ज़्यादा जानते हैं। और सरदार अतीक साहब, मैं तो इस नुक्ते पर कह रहा था, इसलिए मैं कह रहा था कि ये मैसेज कम अज़ कम एक 3-4 घंटे का इजलास होता, यूनानिमस करार होती। सरदार आसिफ साहब, हमें तो चाहिए कि कम से कम हम जो इशू है उसकी तह तक पहुँचें जी। अब जो ये अभी तक मैंने टीवी में आज तक नहीं देखा किसी ने ये बताया हो कि आर्टिकल ये 370 कहाँ से आ गया ये। ठीक, हमें इस बात की समझने की ज़रूरत है, फॉर गॉड से नैरेटिव को थोड़ा उसकी पटरी चेंज करने की ज़रूरत है। एक चैलेंज आया है, उसने आधा कश्मीर यूनियन बना दिया है अपनी, और अब आपको आपकी जो 2-3 जो आपके सेक्शंस हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, AK है, उनके स्टेटस उनसे है उसको भी चैलेंज करना है उन्होंने। अब हमने ये फैसले करने हैं कि क्या हमने करना है।
क्या आर्टिकल 370 वो सिक्योरिटी काउंसिल का पास किया हुआ है, या वो हिंदुस्तान की पहले कश्मीर की इंटरिम गवर्नमेंट ने 47 में पास किया और फिर 54 में इंडियन लोकसभा ने पास किया। ये इश्यूज हमें समझने की ज़रूरत है ब्रेव साहब, और फिर हमें माहिरीन की ज़रूरत है जो हमें गाइड करें, कानून के माहिरीन को। और क्या मुझे समझ नहीं आती कि आर्टिकल 370 उसमें जो महाराजा हरी सिंह ने जब जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन नेहरू को दिया तो उसमें ये शर्त रखी गई थी कि ये 370 जो इंटरिम कश्मीर की इंटरिम या कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली है उसने पास किया है, वो ही इसको तरमीम या ख़त्म कर सकती है। और आज वो मौजूद नहीं है, वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कश्मीर में मौजूद नहीं है। तो किस लॉ के तहत आपने 370 जो सा है वो एनल कर दिया लोकसभा ने? तो ये मामला वहाँ भी चैलेंज होना है, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होना है, और हमने भी इसको दुनिया के सामने लेके जाना है। मगर सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हम मसले को समझने की कोशिश करें और फिर ये फैसले करने की हिम्मत रखें कि हमने अब गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस के बारे में क्या सोचा है। एक जब चैलेंज आएगा उनके बारे में हमने क्या सोचा है। अब हिंदुस्तान ने नेक्स्ट, मैं आपको अभी बताता हूँ, उनका नेक्स्ट कदम जो होगा वो जम्मू को भी मर्ज करेंगे हिंदुस्तान के साथ। उनका क्लेम एक है कि लद्दाख 80-85% बुद्धिस्ट है और जम्मू 80-85% हिंदू है। तो हमारा पाकिस्तान का वो क्लेम उधर वो कहते हैं नहीं है। हमें इन सब बातों का चैलेंज है जिन्हों हमने सब बातों का जवाब देना है। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम सिर्फ जज्बात की तरफ बह जा रहे हैं, रुड़े जा रहे हैं जज्बात की तरफ। कोई सब सेंसिबल बात नहीं कर रहे, कोई सेंसिबल डिबेट नहीं हो रही। आई एम सॉरी टू से। तो एनालिसिस जो से हैं वो भी सारे इमोशंस हैं। अगर हम इमोशंस के साथ हमने चलना है तो हम तो फिर बाजी हार जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि ठंडे दिल के साथ इसको एनालाइज करें। मुझे एक तरह कहा जा रहा है मैं एक ब्रेक मुझे जाना है और फिर मैं ब्रेक के बाद आता हूं, तो वो ज़रा बुनियादी सवाल करूंगा क्योंकि सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे जो पास की हुकूमतों के मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर आज़म और जो आज जो डिसीशन सामने आ रहे हैं उनमें कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डाउन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। सरदार अतीक साहब, मैंने बताया अभी प्राइम मिनिस्टर सदर रहे, फिर सरदार कयूम साहब, इसी तरह हमारे सरदार आसिफ साहब अफगानिस्तान हो या बायलैटरल रिलेशन विद इंडिया के साथ हो, बहुत गहरा मुताला है करीब। मैं तो अपने को स्टूडेंट समझता हूँ। उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि जो महाराजा हरी सिंह ने 1927 में जो 370F के तहत, और उनका तो मकसद ये था ना कि जो बाहर के लोग जो हैं, जो हिंदुस्तान भर के लोग, क्योंकि कश्मीर जन्नत नज़ीर था, सारी दुनिया से लोग चाहते थे कि वहाँ उनका कतई राज़ी हो, वहाँ कारोबार हो, इसलिए वो लेके आए थे। बहरहाल उसको तो फिर दूसरी आज़ादी के बाद शक्ल दे दी गई। लेकिन सरदार साहब, जो मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ या ना हुआ, जो हुआ मैं भी उस तल्ख नवाई में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आपका बड़ा रहा है पास्ट में डिप्लोमेटिक महाज पे भी आप करते रहे। अब देखें जी क्या करा हुआ ये कि जनाब अब जो है वो यानी एक पीपल्स पार्टी के सरबराह के में एक रुकनी वफ्द अमेरिका जाएगा, 4 रुकनी वफ्द पता नहीं नून लीग का, उन्हें भी यानी खुश किया कि वो यूरोपीय यूनियन जाएगा, कुछ रूस जाएंगे, कुछ चीन जाएंगे। कश्मीरियों की जद्दोजहद को अव्वल तो कश्मीरी लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को पास के मुकाबले में और खान साहब की हुकूमत से हमें ज़्यादा उम्मीद थी कि ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज में इसकी कॉज के लिए उनको लड़ना था, उन्हें कदम उठाना था। सरदार अतीक साहब। मुजाहिद साहब, 2-3 बातें। एक तो बात यह है कि ये बात
रातों रात नहीं हो गई। एक तो इस बात को करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि अमेरिका की तरफ से सालसी की पेशकश के फ़ौरन बाद इस मामले में तेज़ी आ गई और अमेरिका में हमने अफ़गानिस्तान में जो थोड़ा सा सेफ पैसेज मुहैया करना है नेटो फोर्सेस को, उस मामले में भी हमारी ज़ाहिर है कुछ खिदमात की ज़रूरत भी है, कुछ हमारी कमिटमेंट भी होगी, ऑफ़र्स भी होंगी। तो कश्मीर और काबुल को आपस में अलग अलग नहीं किया जा सकता, इन दोनों का हमने एक दूसरे के साथ बिल्कुल वाबस्ता है। 370 स्पेशल स्टेटस की बात करता है, 35A जो है वो स्टेट सब्जेक्ट की बात करता है। और फिर इन दोनों चीज़ों को लेकर नरेंद्र मोदी जम्मू की अदालत में गए, वहाँ से यूनैनिमसली स्ट्राइक डाउन हो गया और वो इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बना के आए थे। 5 साल उन्होंने ज़ोर लगाया, वो नहीं हुआ। और अब की बार जब दूसरी बार आए हैं तो उन्होंने उसके नतीजे में सारे हिंदुस्तान में खौफ व हरास की एक कैफियत पैदा कर दी है। ये इस पर चाइना का जो रद्द अमल है वो अभी मज़ीद और सख्त हो सकता है। मैं तो ये तजवीज़ करना चाह रहा था कि चाइना को दिलचस्पी लद्दाख से है ना, चाइना का मसला ये भी है कि उसकी दिलचस्पी लद्दाख से है, क्योंकि वो उसको बराह रास्त उसको मैं यही बात पूरी होता है। ये भी तो है ना सरदार साहब जी। मैं यही जी मैं यही गुजारिश कर रहा था कि चाइना जैसे हमदर्द मुल्क को सिर्फ लद्दाख का जिक्र नहीं करना चाहिए था। हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में फ़खर इमाम साहब, राजा ज़फ़रुल्लाह साहब थे, वहाँ बात की। 2 दिन हमारा इजलास होता रहा, वहाँ बात की और हमने तजवीज़ किया कि चाइना से ये कहा जाए कि वो बैनुल-अक़वामी करारदादों के से हमारे साथ सपोर्ट करता रहा है। CPEC का मामला भी मौजूद है और फिर वो साइनो पाक ट्रीटी मौजूद है। अक्साई चीन के 12-14 हज़ार मरबा किलोमीटर इलाका मौजूद है जो फील्ड मार्शल अयूब खान और चू अल्लाई के दरमियान का एग्रीमेंट हुआ था, जो उनके ज़रिए इस्तेमाल है। तो उन्हें सिर्फ लद्दाख की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर की जो बैनुल-अक़वामी पोजीशन है कि मुतनाज़ा इलाका है और अक़वाम मुत्तहिदा के कई रेजोल्यूशंस हैं जिसका पहले सरदार आसिफ अहमद अली साहब बहुत जिक्र कर रहे थे। 122, 123 और 126 ये 50s के हैं, मिड 50, 54, 55 के, कि जिसमें बहुत वजाहत के साथ एक तो ये कि हिंदुस्तान के फ़ौजी कब्ज़े को मुस्तरद किया गया है, दूसरा ये कि किसी इंतखाब को इस तस्वाब राय का मुतबादल मानने से आलमी बरादरी ने इनकार किया है, और तीसरा ये है कि इसकी मुतनाज़ा हैसियत में तब्दीली नहीं की जा सकती। ये जो UN मोगिब्स हैं, मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, जिसे नरेंद्र मोदी ने आके निकालना चाहा था, आपने देखा था कि उन्होंने इनकार कर दिया निकलने से। उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुकूमतों के कहने पर नहीं आए, हम यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर आए। वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान उनका खर्च बर्दाश्त कर रहा है और वो कश्मीर को मॉनिटर कर रहे हैं। यानी गोया कि इसकी मुतनाज़ा हैसियत को न सिर्फ हिंदुस्तान तस्लीम करता है, बल्कि उसके खराजात हर साल अदा करता है जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है। इस सारी बात में इस वक्त हमें चाहिए था, ये जो आपने अपने अड़ोस पड़ोस के ममालिक का, खलीजी ममालिक और बाकियों का जिक्र किया है, मैं बिल्कुल ये बात मैं समझता हूँ कि बड़ी जायज़ बात है कि आज हम एक 38 ममालिक की इत्तेहादी फ़ौज है, उसकी सरबराही पाकिस्तान के एक साबिक़ मारूफ जर्नैल हैं जनरल राहील शरीफ वो कर रहे हैं। आज हमें इस सारे इलाके से हिंदुस्तान के ऊपर, मैं दबाव का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, मैं प्रेशर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन एक डिप्लोमेटिक के मैन्योर्स हैं, पॉलिटिकल परसुएशन है, आप उसको मॉरल और साइकोलॉजिकल जो असर है उसको इस्तेमाल करें। यूरोपियन यूनियन एक पोजीशन ले चुकी है, मैस ग्रेव्स के मामले में सो मोटो एक्शन उन्होंने लिया, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके मायदे हैं। आज दुनिया को बावर करवाया जा सकता है कि अगर हिंदुस्तान बायलैटरल एग्रीमेंट से भी खुद ब खुद बाहर निकलता है और आलमी मायदों की भी खिलाफ वर्जी करता है और सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, तो ये मुश्किल मौका ज़रूर है। लेकिन मुजाहिद साहब मोहतरम, इसने हमें एक मौका दिया है कि हम अपने बहुत सारे मामला जो हैं इस खित्ते में पीस कायम करने के लिए, हिंदुस्तान को नेगोशिएशन के महाज पर लाने के लिए, इंडस वाटर ट्रीटी के इशू सेटल करने के लिए, सियाचिन के मामला जो हैं वो सेटल करने के लिए, ये सर क्रीक के मामला को देखने के लिए, हम इन सारे मामला पर इस वक्त हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि तमाम तर मुश्किल के बावजूद आपने बजा फरमाया मोहतरम सरदार अतीक साहब। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टॉन्यून में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ सरदार अतीक साहब और सरदार आसिफ साहब मौजूद हैं। मैं सरदार आसिफ साहब आपसे दरअसल ये जो पूरे उस पस मंज़र में इसलिए गुफ्तगू कर रहा था
कि जब तक आपका घर दुरुस्त नहीं होगा उस वक्त तक आप बाहर बात नहीं कर सकते। चले मैं घर की बात भी छोड़ता हूँ और मैं घर को वसीअत तनाजुर में जिसकी तरफ इशारा भी किया कि हमारे जब यमनी मसला होता है तो सऊदी अरब के लिए हम कितने आगे बढ़ चढ़ के, और भी उनके प्रेशर होते हैं, हम बाकायदा उनकी इस्लामी फ़ौज की सरबराही हमारे कर रहे होते हैं, तो हमें ये तवक्को रखनी चाहिए। और एक ये और बात अलग है जो कि बहरहाल कश्मीर तो ख़ास तौर पर जुलाई 2016 के बाद तो वैसे भी हिंदुस्तान खो चुका है, वो 370 के ज़रिए भी अपना पार्ट नहीं बना सकता। लेकिन हमारा जो जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो वज़ारत ख़ारजा के बाबू हैं जिन्हें बहुत आप ज़्यादा जानते हैं, सिर्फ ये वफूद के आने जाने से कुछ नहीं होता। हमें जो स्टेप उठाने चाहिए वो आपके ख्याल में अभी तक दुरुस्त हैं सरदार आसिफ साहब? जी, मैं समझता हूँ कि ये स्टेप दुरुस्त है और सबसे पहले हमें चीन के साथ, बाकी छोटे मुल्क हैं, ना जाने उनका कितना असर रसूख होगा दुनिया में। सऊदी अरेबिया तो आजकल वैसे भी अंडर प्रेशर है, यूरोप में भी और अमेरिका में भी। और फिर ये जनरल असेंबली के मेंबर ज़रूर हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के नहीं हैं। हमें ज़रूरत ये है कि हम जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वहाँ पहुँचें और वहाँ हम एक बात करें कि दुनिया का सारा ढांचा जो है वो उसका एक, जितने भी इंटरनेशनल पैक्ट्स हैं, जितने एग्रीमेंट्स हैं, जितने मुआहदे हैं हर किस्म के, उनके पीछे एक असूल है, एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है जिसका दारोमदार एक ही फैक्ट के और असूल के ऊपर है। तारीखी तौर पे इसको कहा जाता है फैक्टा सुंट सर्वेंडा। इसका मतलब यह है कि पैक्ट्स, इंटरनेशनल पैक्ट्स मस्ट बी ऑनर्ड। अगर ये टूट जाए, असूल टूट जाए, तो दुनिया का सारा कानून का ढांचा टूट जाएगा। तो आपको इस किस्म के दलाइल बनाने हैं और जाके वेस्टर्न मुल्कों में आपको जाना पड़ेगा, फ्रांस, बरतानिया, मॉस्को और वाशिंगटन, क्योंकि ये मेंबर है, परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के। आप सारा जोर वहाँ लगाएं। मैं बसर एहतराम आपका, मुझे आपका तजर्बा, आपका इल्म और ख़ास तौर पर खारजा हवाले से मुझे इल्म है कि बहुत वसी है। मैं तो अपने को तालिब इल्म कहते हुए भी इस सब्जेक्ट का झिझक रहा हूँ। लेकिन सरदार अतीक साहब, वो जो मेरा अतीक साहब, मैं इसलिए ये मैंने सवाल उठाया था कि आलम इस्लाम या दीगर ममालिक का, कि एक वैसे कश्मीर में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, करीब भी हैं, कि जो नया मेरा ख़्याल में जो न्यू एज मिलिटेंसी आई है, ख़ासतौर पर मैं जो बार बार जिक्र कर रहा हूँ बुरहान वानी की, वो तो मेरे ख्याल में उस तहरीक को वहाँ ले गए कि अब उन्हें हमारी करारदादों की, हमारी हमदर्दी की, हमारे बयानों की या इन वफूद की आमदरफ्त की नहीं होती। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो जो वाशिंगटन वाले आए थे, अब हमें ये खुशफहमी हो गई थी कि वाशिंगटन अगर दिलचस्पी ले रहा है पाकिस्तान के साथ तो अफगानिस्तान के साथ शायद वो इंडिया को भी जोड़ेगा। लेकिन आपने देखा अभी जो उनका पैगाम आया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने को अफगानिस्तान तक महदूद रखना चाहते हैं। हम तो ये समझते थे कि ये जो वो मोदी पे दबाव डालेंगे कि वहाँ भी तो हज़ारों, 50,000 से 60,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, लोग बेघर हो गए हैं इतने साल से। लेकिन वाशिंगटन के रवैये से तो, और जो एक बड़ा अहम होता अगर वाकई वाशिंगटन की हुकूमत और ट्रंप जोर डालते मोदी से कि अफगानिस्तान के साथ साथ इसको भी हमें एजेंडे पे लाना चाहिए। सरदार अतीक साहब, देखिए, मुझे ऐसा मतलब दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि मगरबी दुनिया चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान को दलासा मदारा करती रहेगी, एक उसूली बात मालूम होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जायज़ नाजायज़ देखे बगैर, ह्यूमन राइट्स को देखे बगैर, उनके डिफेंस के एग्रीमेंट्स हैं, इकॉनमी के एग्रीमेंट्स हैं, एनवायरनमेंट के एग्रीमेंट्स हैं, और उनके और बेशुमार जो हैं वो एग्रीमेंट्स हैं, मफादात हैं। वो एक बात है, एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी मंडी है। और चीन के मामले में, सी पैक के मामले में उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन ये बात मैं आपसे गुजारिश करूँ कि चाइना का पहले से सरहदी तनाज़ा बड़ा सीरियस किस्म का मौजूद है। ऊपर से ये है कि चाइना हमारे साथ खाली
फरीक ही नहीं है, वो शरीक भी है अक्सर चीन की वजह से, और CPI की वजह से दोहरा शरीक हो गया बाकायदा, और ये हमारे पास एक बड़ी स्ट्रेंथ की बात है। तीसरी बात यह है कि कश्मीर के मामले पर तमाम कमज़ोरियों के बावजूद एक पहलू जो आपने बयान किया कि बुरहान वानी की शहादत के बाद एक रेजिस्टेंस का ऐसा फेज़ आया है कि जिसमें कोई हथियार नहीं है, कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं है, कोई एक्सप्लोसिव्स नहीं है, बस लोग हैं कि मरने के लिए, जान देने के लिए बेताब हैं और उन्होंने मरने का फ़ैसला कर लिया है। इसका कोई हिंदुस्तान के पास इलाज नहीं है जब लोग मरें। एक और चीज़ हमारे पास मौजूद है, सरदार आसिफ अहमद अली साहब की ज़्यादा बेहतर इल्म है कि महाराजा हरी सिंह का 12 अगस्त का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हमारे पास है, जिसके तहत 15 अगस्त को श्रीनगर में पाकिस्तान का परचम लहरा गया था और 16 अगस्त से श्रीनगर से जो डाकखाने से डाक निकली है, आज तक लिफाफे मौजूद हैं, वो सारी के ऊपर पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की मोहर लगी है और ये बात 26 अक्टूबर तक कायम रही है। अब 27 अक्टूबर को 2-3 महीने इस श्रीनगर से निकलने वाली डाक के ऊपर पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की मोहर लगी है और रेलवे के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर जहाँ जहाँ अंग्रेज़ का झंडा था वहाँ पाकिस्तान का परचम लहराता रहा। अब इसके बाद अगर आप गौर करें तो हिंदुस्तान ने 27 अक्टूबर को मिलिट्री एग्रेशन किया, उसके बाद 71 में मिलिट्री एग्रेशन किया, नरेंद्र मोदी ने उसको अभी कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, उसके बाद 84 में उन्होंने सियाचिन पर मिलिट्री एग्रेशन किया और अभी चौथा मिलिट्री एग्रेशन है मुजाहिद साहब जो कश्मीर के ऊपर उन्होंने किया है। अगर ये खित्ते के ममालिक को महफूज रहना है पाकिस्तान की, तो एक बात है, नेटो फोर्सेस सारी मिल के छोटे से अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अमन कायम नहीं कर सकी। लोग मईशत की बात करते हैं, जी पहले मईशत मजबूत करो। क्या अफगानिस्तान की मईशत मजबूत है कि जिन्होंने एंगेज रखा हुआ है इतने बड़े तूफ़ान को, दुनिया की न्यूक्लियर आर्मीज़ को वहाँ एंगेज रखा हुआ है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है? तो ये जो सूरत हाल है कश्मीर में, हिंदुस्तान, चाइना, रशिया, नेटो फोर्सेस, पाकिस्तान, ये सारा एक न्यूक्लियर, ये एटमी बारूद का आतिशफशां है कश्मीर, इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता और काबुल में तनहा सेफ पैसेज नेटो फोर्सेस को नहीं दिया जा सकता। अमेरिका को वहाँ से निकलने में, मगरबी दुनिया को निकलने में पाकिस्तान की मदद चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि बडग्राम का इतना बड़ा दुनिया का मिलिट्री बेस है, हिंदुस्तान के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, लेकिन मुजाहिद साहब इसके बावजूद हिंदुस्तान मुज़ाकरात के किसी मेज़ के ऊपर नहीं है और पाकिस्तान मुज़ाकरात की हर मेज़ के ऊपर मौजूद है। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कुदरत ने हमें सारी कमज़ोरियों के बावजूद, नालायकियों और नाअहलियों के बावजूद हमारी एक पोजीशन बना के रखी है, अब उसे इस्तेफादा करने की ज़रूरत है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डाउन न्यूज़ में मुजाहिद वली आपको एक बार फिर खुश आमदीद करता है। सरदार साहब, अगर आसिफ साहब अगर मैं आपसे कंक्लूड कराऊं तो मुझे थोड़ी सी हमें खुशफहमी हो गई थी या गलत फहमी हो गई थी कि ये जो अचानक ट्रंप साहब ने इतनी दिलचस्पी का मुजाहरा किया और बड़ा लाउड कहा कि जनाब मोदी ने उनको ये कहा है, हमें ये ख्याल था कि शायद क्योंकि हिंदुस्तान की फाइनेंशियली भी ब्लीडिंग हो रही थी और 8 लाख फ़ौज भी इंगेज थी, तो शायद उसने ये सोचा हो कि हमें ट्रंप को आगे लाकर इस मसले के हल के लिए कुछ हमें उम्मीद हो चली थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लेकिन आप ये समझते हैं कि वाशिंगटन किसी स्टेज पर अफगानिस्तान के साथ कश्मीर को भी अपने एजेंडे में रखेगा जब हम कोई ट्राइलेटरल अगर डिस्कशन या मुज़ाकरात होते हैं? देखिए ब्रेड साहब, मैं अब अपनी दिल की बात करता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई आपकी सच्चाई, कोई आपकी कानूनी सच्चाई, सियासी सच्चाई, डिप्लोमेटिक सच्चाई, वो आपके काम नहीं आएगी। हमें मेहनत करते रहना चाहिए। अल्टीमेटली जब कश्मीर ने हल होना है, एक ही चीज़ इसको हल कराई कि कहीं साउथ एशिया से न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। ओके, ये ख़तरा जो दुनिया को महसूस हो रहा है, क्योंकि अब इसके ऊपर जो लोगों ने एनालिसिस किए हैं, एक्सपर्ट्स ने, कि सारी दुनिया में उसका इफेक्ट होगा, सिर्फ साउथ एशिया में नहीं होगा, और 4 करोड़ लोगों की जानें जाएंगी ये सारी दुनिया में। यही सबसे बड़ा ख़तरा है और यही एक चीज़ है जिससे हो सकता है कि कश्मीर का मामला किसी तरफ हल की तरफ जा सके। आप हुए या सरदार तीक साहब हुए ने पूरी तारीख़ का इल्म है कि हिंदुस्तान जैसा
मुल्क जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, कश्मीरियों का इतना खून बहा चुका, वो हमारी उम्मीदों, ख्वाहिशों, दुआओं से कश्मीरियों को नहीं छोड़ेगा, आज़ाद नहीं करेगा। वो तो ये जो फैक्टर आया जिसका सरदार साहब ने भी एक्सेप्ट किया, ये भी बड़ी तवील अरसे वाबस्ता रहे। और मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि पास में हमसे गलतियाँ हुई, हमने कुछ मुहिम जीवों को आज़ाद किया, हमने अपने इस इलाके में अपनी सियासी जमातें बनाई, उनके ज़रिए सियासत की, और वो जो एक जेनवन आज़ाद कश्मीर की तहरीकें या तंजीमें थीं उनको और उनको जो उधर उस हिंदुस्तान के ज़ेर नगी मकबूदा इलाके की तंजीम थी उनसे अलग किया। लेकिन इस पर भी हमें ज़रा सोचना चाहिए, कंसीडर रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल जितनी मैंने अभी जो हालिया तारीख़ देखी है उसमें जुलाई 2016 बुरहान वानी की शहादत के बाद यकीनन जो सरदार साहब कह रहे थे हथियार नहीं हैं, लेकिन अब जो 1 करोड़ 20 लाख कश्मीरी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि हिंदुस्तान की 8 लाख फौज के 18 लाख भी फौज हो जाएगी तो उसको धकेल देंगे वो हिंदुस्तान में। हमें इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए। और इस रोशनी में ज़रा हमारी जो इस्लामाबाद बैठी हुकूमत और अपोजिशन को भी चाहिए कि वो इमरान खान से कम से कम इस इशू पर स्कोर पूरा ना करें, अपने तमाम जो हैं वो कपड़े यहाँ लाके पार्लियामेंट में लाके जो उसकी ड्राई क्लीन ना करें। कश्मीर इशू को बिला तफरीक सियासी और मैं तो कहूँगा नस्ली मजहबी उसे बालातर होकर ख़ास तौर पर ये टर्निंग पॉइंट है कश्मीर की तारीख़ का, जिसमें हमें अपना किरदार अदा करना होगा। हम किरदार अदा करें ना करें, कश्मीरी तो बहरहाल अब इस बात के लिए तैयार हो चुके हैं कि वो हिंदुस्तान से आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपने दोनों मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए डॉन न्यूज़ से इजाज़त लूँगा।